सिरीपुर नामक गांव में जानकी और मैथिली नाम की मध्यम वर्गीय माँ और बेटी रहती थी। एक दिन मैथिली ने टीवी पर देखा और अपनी माँ से इस तरह कहा, माँ, जब मैं टीवी देख रही थी ना तो उन्होंने कुछ बताया था। क्या बताया था? हमारे गांव में ना कई लोग छूत की बीमारी से पीड़ित हैं। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। हाँ मैथिली, मैंने तुमको इतने दिनों तक नहीं बताया क्योंकि अगर तुम इसके बारे में जानती तो तुमको डर लग सकता था। इस भयानक बीमारी से गांव के कई लोग बहुत पीड़ित हैं। माँ, बहुत से लोग ना बाहर भूखे मर रहे हैं। हाँ बेटी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? चलो ना, खाना बनाते हैं और सबको खिलाएंगे। माँ, तुम्हारा ख्याल अच्छा है। तुम भी अपने पिता की तरह गरीबों को खाना खिलाना चाहती हो, तो आ जाओ, मेरी थोड़ी मदद करो। चलो खाना बनाते हैं और सबको खिलाते हैं। जानकी और मैथिली रसोई में चली गई और खाना बनाने लगी। उन्होंने कुछ ही समय में खाना बना भी लिया। माँ, हमने खाना तो बना लिया, लेकिन हम इतना सारा खाना लेकर कैसे जाएंगे? तुम चिंता मत करो मैथिली, हमारे पास बाहर खींचने वाली गाड़ी खड़ी है ना। आओ, हम सारा खाना उसमें रखकर ले चलते हैं। फिर दोनों ने सारा खाना गाड़ी पर रख लिया और बीमार और भूखे लोगों को खाना खिलाने लगी। उनकी सेवा देखकर मलया नाम के एक व्यक्ति ने जानकी से कहा, देखो जानकी, जब हमारे सगे संबंधियों ने इस बीमारी के चलते हमारा साथ छोड़ दिया तो तुम और तुम्हारी बेटी आगे आए और हम लोगों की मदद कर रही हो। तुम लोगों के ऋणी हैं हम सब। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम जैसे लोगों को खूब खुशियां मिलनी चाहिए। भगवान तुम दोनों का भला करे। तुम लोग जुग जुग जियो। ये सब भगवान की मर्जी है, हम सिर्फ इंसान हैं। आप सभी जल्द ठीक हो जाए तो हमें खुशी होगी। आपने खाया अच्छे से? और खाइए अगर खाना चाहते हैं तो, बहुत रखा है। फिर जानकी वहां से घर आ गई। इस तरह उन्होंने कुछ दिनों खाना बनाया और सबको खिलाया। फिर एक दिन जब जानकी खाना बना रही थी, वो अचानक गिर पड़ी और बेहोश हो गई। ये देखकर मैथिली उसे खींचने वाली गाड़ी पर अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उसकी जांच की और मैथिली को बुलाया। गांव वालों की मदद करते हुए तुम्हारी मां ने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस भयानक बीमारी के बारे में जानते हुए भी तुम्हारी मां ने प्रिकॉशंस नहीं बरते। इस बीच जानकी की वहां पर मौत हो गई। मां को देखकर मैथिली रोने लगी और बोली, मुझे माफ कर दो मां। जब हमने सभी के लिए अच्छा काम किया तो भगवान ने हमारे साथ बुरा क्यों किया? तुम मर गई और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया। जब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तब तुम सबको खिला रही थी, लेकिन भगवान ने तुम जैसी महान औरत को अपने पास इतनी जल्दी बुला लिया। उठो माँ, उठ जाओ। इतना कहकर मैथिली रोने लगी और रोती ही रही। उसकी मां नहीं रही थी, वो अनाथ हो गई थी। सुजाता नाम की एक महिला और वरुण नामक उसका सौतेला बेटा सीतापुर नामक गांव में रह रहे थे। कुछ सालों बाद वरुण की शादी सारिका नाम की लड़की से हो गई। एक दिन वरुण ऑफिस का काम करने निकल जाता है। सारिका पीछे से हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। सास सुजाता सारिका के पास आई, जो तब भी कुछ खा रही थी, और बोली, ये क्या है बहू, तुम हमेशा कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो। तुम्हारी उम्र की लड़कियां नौकरी कर रही हैं और पैसा कमा रही हैं, लेकिन तुम हमेशा एक राक्षस की तरह खाती रहती हो बस, और फिर तब तक के लिए सो जाती हो जब तक ये पच ना जाए। ये अच्छी बात है क्या? मुझे किसी के नीचे रहकर काम करना पसंद नहीं है सासू माँ, और फिर मेरे पति पैसा कमा रहे हैं और मैं खा रही हूँ, इसमें क्या गलत है? ठीक है, ये तुम्हारे पति का पैसा है, लेकिन अगर तुम इस तरह बैठकर खाओगी तो कुछ नहीं बचेगा। ये सुनकर सारिका सच में सोच में पड़ गई।
मेरी सास ने जो कहा वो भी सच ही है, कुछ गलत तो नहीं कहा। इतना सोचकर उसने अपनी सास से कहा, किसी और के नीचे काम करने की बजाय हमें अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए सासू माँ। पहले घर पर खाना और सोना बंद करो और कुछ काम करना सीखो। ये सुनकर सारिका अपनी सहेली गीता के पास गई। क्या सारिका, तुम तो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, क्या हो गया? आज इतनी सुस्त क्यों लग रही हो? सारिका ने उसे बताया कि क्या हुआ और सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। सुनो सारिका, परेशान मत हो। इन दिनों व्यापार शुरू करना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, लेकिन तुमको ये जानना होगा कि क्या व्यापार करना मुनाफा देगा। बस इतना ही। मैं तुमको एक सुझाव देती हूँ। पेट्रोल की कीमतें इन दिनों आसमान छू रही हैं। हमारे गांव के पास कोई पेट्रोल स्टेशन नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छा होगा यदि तुम हमारे गांव में पेट्रोल बेचना शुरू करो। ये सुनकर सारिका पड़ोस के गांव में पेट्रोल स्टेशन पर गई और पेट्रोल ले आई। फिर उसने उसकी असल कीमत से 10 रुपए अधिक बढ़ाकर उस पेट्रोल को बेचना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उस गांव में रहने वाले मोहन ने देखा कि उसकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है और धक्का देने लगा। सारिका भाभी, क्या आप पेट्रोल बेच रही हैं? आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं इस बात से चिंतित था कि इस बाइक को 10 किलोमीटर कैसे ढकेल कर ले जाऊंगा, लेकिन आपने हमारे गांव में ही पेट्रोल बेचना शुरू कर दिया। जल्दी से मुझे 2 लीटर पेट्रोल दे दीजिए। मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुमको 1 लीटर पेट्रोल के लिए मुझे 100 रुपए देने होंगे। ठीक है भाभी, पड़ोसी गांव से पेट्रोल लेने के लिए 30 रुपए खर्च होते। अगर मैं आपको उसमें से 10 रुपए देता हूँ तो भी 20 रुपए बच जाएंगे। मुझे 2 लीटर पेट्रोल दे दीजिए। इस तरह सभी ने सारिका से पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सारिका को अच्छा लाभ हुआ। फिर उसने सारे इकट्ठा हुए पैसे लिए और अपनी सास को दे दिए। ये देखकर सुजाता ने सारिका की बुद्धिमत्ता का लोहा माना और फिर उसे बात बात पर टोकना बंद कर दिया। सीतापुर नामक गांव में कांता नाम की सास और कोमली नाम की एक बहू रहती थी। कांता को कोमली पसंद नहीं थी क्योंकि वो शादी में दहेज नहीं लाई थी। जब उसका बेटा शंकर घर पर होता था तो वो अपने चेहरे पर मुस्कान रखकर बात करती थी, लेकिन जब शंकर घर पर नहीं होता तो वो कोमली को कोसती थी। एक दिन बहू कोमली कांता के पास आई। माँ जी, दोपहर के 2 बज गए हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे तुम्हारे पैरों की मालिश करनी चाहिए? नहीं माँ जी, मैंने आखिरी बार कल दोपहर को खाना खाया था। मैं बहुत भूखी हूँ। मैं आपसे कुछ चावल खाने के लिए देने के लिए आई थी। क्या तुमने मेरे बताए सारे काम कर लिए? पहले ये बताओ। मैंने सब काम कर दिए माँ जी। मैंने सारे बर्तन धो दिए, कपड़े भी, और मैंने घर की सफाई कर दी। ठीक है, तुम बहुत भूखी हो और खाना खाना चाहती हो। हाँ माँ जी। तो जाओ, कल रात का पका हुआ चावल है, इमली की कुछ चटनी मिलाओ और उस चावल को खा लो। बिना कुछ कहे कोमली रसोई में चली गई। इसी बीच कांता का बेटा शंकर घर आया। उसे अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। माँ, तुम्हारी बहू कहाँ है? अभी अभी मैंने उसे खाना खाने के लिए भेजा है मेरे बेटे। मेरी बहू को खाना खाने से ज्यादा काम करने में दिलचस्पी है। क्या करूं, उसे खाने के लिए भी याद दिलाना पड़ता है। कोमली खाना खाने के बाद छत के किनारे पर खड़ी थी और प्रकृति को निहार रही थी। उस समय कांता ने सोचा, ये कोमली कहाँ चली गई? मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक कि मैं उसे किसी काम में ना लगा दूं। मैं जाकर देखती हूँ और उसे कुछ करने को कहूंगी। ऐसा सोचकर कांता गुस्से में छत पर देखने गई। कोमली को देखकर जो छत के किनारे खड़ी थी, कांता ने सोचा, भगवान का शुक्र है, कोमली से छुटकारा पाने का यही समय है। वो बिना दहेज लाए मेरे घर आ गई। मैं उसे मार डालूंगी और अपनी बेटी की शादी एक अमीर लड़की से करवा दूंगी। ऐसा सोचकर कांता कोमली के करीब गई और उसे नीचे धकेलने के लिए तैयार हो गई। इस बीच कोमली ने नीचे जाने की सोची और एक तरफ हो गई, और इसके चलते कांता ने नियंत्रण खो दिया और खुद नीचे गिर पड़ी। ये देखकर कोमली जल्दी में नीचे आई और तुरंत उसे अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कांता को चेक किया और कहा, दोनों पैर टूट गए हैं, चल नहीं सकेंगी। जीवन भर ऐसे ही बिस्तर पर रहना होगा। किसी को उनकी देखभाल करनी होगी। अब उन्हें ये दवाएं दे दीजिएगा। फिर कोमली अपनी सास को घर ले आई। वो बिस्तर पर लेटी थी। अब से मेरी माँ की जिम्मेदारी
तुम्हारी है कोमली। चिंता मत करो शंकर, मैं सास की देखभाल अपनी माँ की तरह करूंगी। ये सुनकर कांता जो बिस्तर में पड़ी थी आंसू बहाती है। उस दिन से कोमली अपनी माँ की तरह कांता की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगी। वो कांता को समय पर दवाई दे रही थी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद कोमली कांता से बात करती और उसे हंसाती। एक दिन कांता ने कोमली से कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैं तुम्हारे अच्छे दिल को समझ नहीं पाई। दहेज न लाने पर मैंने तुम्हें बहुत यातनाएं दी। मैंने तुमको कई बार डांटा। मैं तुम्हें दिन में सिर्फ एक बार खाना देती थी, लेकिन तुमने कभी मेरे बेटे को इस बारे में नहीं कहा। मैंने तुम्हें बहुत कोसा और सताया, लेकिन तुमने मेरे बेटे को ये सब बताकर दुख नहीं दिया। तुमने कभी मेरे बेटे के सामने मुझे बुरे व्यक्ति के रूप में चित्रित नहीं किया। तुमने धैर्य के साथ सब कुछ सहन किया। आज तुम मुझे दूसरा जीवन दे रही हो। मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। तुम दूधो नहाओ, पूतो फलो। इस तरह कांता ने अपनी बहू कोमली को आशीर्वाद दिया।